प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों नेताओं ने इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय बैठक में कई MOU भी साइन किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन की सम्मति के बाद मोहम्मद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर है। हैदराबाद हाउस में PM मोदी के साथ बैठक से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। औपचारिक स्वागत के बाद बिन सलमान ने संवाददाताओं से कहा, मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूँ। रजत प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी के साथ बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, हमने भगवान से देश में बदलाव लाने और इंडिया गठबंधन को विजयी बनने के प्रार्थना की है। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि उन्होंने क्या मन्नत मांगी तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में बदलाव लाने, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने और देश दुनिया से अत्याचार अनाचार को खत्म करने की अर्जी लगाई है। आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगुदेशम पार्टी ने लगातार दूसरे दिन पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को विफल करने के लिए राज्य भर में कई TDP नेताओं को नजरबंद कर दिया और कई अन्य को हिरासत में लिया। विजयवाड़ा में पूर्व मंत्री कोल्लू रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। वह शनिवार सुबह से ही विरोध कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को दूसरे दिन भी नजरबंद रखा गया है। पूर्व मंत्री बंडारू सत्यनारायण मूर्ति को विशाखापट्टनम जिले में वेन्नेलापालेम में नजरबंद कर दिया गया है। विशाखापट्टनम पश्चिम के विधायक गणबाबू और पूर्व विधायक P श्रीनिवास राव को भी अपने घरों से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। विशाखापट्टनम के MVP कॉलोनी में भूख हड़ताल पर बैठे TDP नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कर्मियों ने अनशन पर बैठे नेताओं को जबरन उठा लिया। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि महिला नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा की सराहना की और इसे भारत के लिए कूटनीतिक जीत कहा। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह अच्छा है कि शशि थरूर को नई दिल्ली घोषणा में कुछ अच्छा दिख रहा है। अच्छा है, शशि थरूर एक पूर्व राजनयिक है। जिस तरह से PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया है,
जिस तरह से नई दिल्ली नेताओं की घोषणा पर आम सहमति प्राप्त हुई है, जिस तरह से अफ्रीकी संघ को G20 में सीट मिली है, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। अगर शशि थरूर को इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो ये अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के बाकी नेता, जिनमें विदेश यात्रा पर गए नेता भी शामिल है, इसमें कुछ अच्छा देखेंगे। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है। तो थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद करूंगा कांग्रेस के बाकी नेता भी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नई दिल्ली G20 घोषणा पत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भारत की कूटनीतिक जीत है। शशि थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की आम सहमति बनने के लिए भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि 58 शहरों में 200 बैठकों के आयोजन ने इसे राष्ट्रयानी आयोजन बना दिया। इस अभूतपूर्व सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न संस्थानों ने भागीदारी की। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement, and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. The reason for that in particular, the main reason, was the big gulf between those who wanted a condemnation of the Russian war in Ukraine and those like Russia and China who wanted no mention whatsoever of that subject. India was able to find a formula to bridge that gap, and that is a significant diplomatic achievement, because when there is a summit without a joint communique, it is always seen as a setback for the chairman. Here, the chairman has pulled off a diplomatic triumph. That is the positive thing. But the overall presidency has been different from previous presidencies, and there are both good and bad elements in it. With the G20 summit itself, we saw two very disappointing developments. One was the complete exclusion of the public interest from the summit. You found, for example, the shutdown of Delhi for 3 days, with great difficulties caused to daily wage workers and others who had no income for those days. G20 लीडर्स समिति 2023 में पीएम के कड़े रुख के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है और हमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होना देश के लिए बड़ा झटका है। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बारे में पूछे जाने पर उदित राज ने कहा, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास बड़ी बेरोजगारी, गरीबी, भयंकर गरीबी है, असमानता है। सच्चाई तो यह है कि चाइना से डरे हुए हैं, चाइना के सामने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। यह भी सच्चाई है कि पुतिन और शी जिनपिंग का नया आने का मतलब होता है कि जिनके पास में रूस सबसे बड़ा हमारा विश्वसनीय मित्र है और चाइना से सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड रिलेशनशिप है और बाउंड्री भी हम शेयर करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात है, क्लाइमेट की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, डिजिटल वर्ल्ड में एक वो फास्ट गति से एक जुड़े तो चाइना का नया आना हमारे लिए बहुत।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन के परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया। असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा, इमारत पर काम कुछ समय से चल रहा था जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था। उन्होंने आगे कहा, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दौमारी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नए विधानसभा भवन ने अनावरण की पहले की। असम विधानसभा का 5 दिवसीय शरदकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ। यह पहली बार है कि सत्र गुवाहाटी में नवनिर्मित असम विधानसभा भवन में आयोजित किया जा रहा है। सत्र में पंचायती राज के संशोधन विधेयक और कई विश्वविद्यालयों के विधेयक सहित विभिन्न विधेयक पेश किए जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन पर विपक्ष के टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष विरोध कर रहा है क्योंकि वे पटरी से उतर गए और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर बोलते हुए पाठक ने कहा, G20 देशों ने भारत को शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करते देखा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। विपक्ष विरोध कर रहा है क्योंकि वे पटरी से उतर गए हैं। कोई एजेंडा नहीं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में विपक्ष को आमंत्रित नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि एक देश जो खुद को लोकतंत्र की जननी कहता है, उसने अपने लोकतांत्रिक विरोध को इस आयोजन से पूरी तरह बाहर रखा। और ये इस बात का प्रमाण है कि G20 के जो देश आए थे उन लोगों ने भारत को जिस ढंग से सफलतापूर्वक आयोजन करते देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम के आयोजन किया है, सभी राष्ट्र इस बात की तारीफ करके गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सर, जहाँ पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है, वहीं शशि थरूर देखिए, अच्छा आयोजन हुआ है और विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है और सब पूरी दुनिया आज माननीय मोदी जी की तारीफ कर रही है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने 2024 के लोकसभा में अपनी पार्टी की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। शिवपाल यादव ने कहा कि जब हम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो लोग समाजवादी पार्टी का वोट देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन और सरकार ने उन पर दबाव डाला। हमने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें प्रचार शुरू करने के लिए कहा। हमने वहां प्रचार किया और जीत हासिल की। हम अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसे मैनपुरी और घोसी की तरह जीतेंगे। तो ये सब लोग थे, लेकिन जब हमारा वहाँ की जनता उत्साहित थी वोट देने के लिए और दिया भी बाद में, तो जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें थीं तो वहाँ पर हम लोगों ने SSPDM से मिल कर के, फिर DIG से लेकर के सब लोगों से, प्रेक्षक से लेकर के सब लोगों से मिल कर के और फिर जब हमने प्रचार किया और प्रचार करके जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया और बड़ी जीत हुई वहाँ पर। सर, कहा जाता है आपकी वजह से जो है देखिए, जनता उत्साहित है वहाँ की, अब जीत पर उत्साहित है और हमने और हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ की सही में जीत तो वहाँ की जनता की है। जनता ने इतना वोट कर दिया है, सभी वर्ग के लोगों ने इतना वोट कर दिया है, तो बड़ी जीत हो गई। आगे 2024 के चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करके और संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से, देखिए हमारी जीत मैनपुरी में हुई, फिर घोसी में हुई, उसी तरीके से संगठन को मजबूत करके
और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कितना सनातन धर्म विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और विपक्षी दल इंडिया पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भाजपा सर्वधर्म समभाव की नीति पर काम करती है और हमारी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है, जबकि विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है। उन्होंने आगे कहा, हमारी मिट्टी में सनातन है। विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हैं। अगर वे कहते हैं कि सनातन धर्म झगड़े पैदा करता है तो यह पूरी तरह गलत है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के बाद गोधराज जैसी स्थिति की संभावना पर उद्धव ठाकरे का दावा पूरी तरह से बेकार है। एक वोट इकट्ठा हमको मिल जाएगा, लेकिन बोलते समय यह ध्यान नहीं रखते हैं कि इससे देश को कितना नुकसान पहुंचता है, मानवता को कितना नुकसान पहुंचता है और देश की एकता और अखंडता जितना आवश्यक है उतना भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने विचारों में और कामों में रखती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सबका साथ सबका विकास के वसूलों पे चल रही है, न्याय के साथ विकास कर रही है और इस देश के 130 करोड़ देशवासियों का, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, सबके